बेचारे मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चों को अभी तक क्लाड कंसोर्शियम का सिलेबस ही नहीं क्लियर हुआ है। बेचारे परेशान हैं, इधर उधर का इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं एग्जाम के ऑलमोस्ट अराउंड 10 दिन पहले। तो मैंने कहा चलो एक बार कुछ नहीं तो यार करंट अफेयर्स एक बार देख ही लेते हैं कि करंट अफेयर्स का सिलेबस इनको दिखाई देते हैं कि क्या है। और तमाम तरह के सवालात, तमाम तरह के कंफ्यूजन मन में इनके आ रहे हैं कि किसकी सुने किसकी ना सुने। तो भाई तजुर्बे की सुनिए और क्लैट कंसोर्शियम की सुनिए। तजुर्बा आपको 3 दिसंबर को जब पेपर आप देंगे तब आपको विश्वास होगा कि कौन कितना सही था कौन कितना गलत था और आप कितने पानी में हैं। अच्छा होता क्या है कि अगर आपको कोई इस टेंडर एज में कोई रियलिटी चेक अगर आपको देता है कि आप ये काम के लिए नहीं बने हैं या आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो आप उसको डीमोटिवेशन की तरह ट्रीट करते हैं। रादर आपको उसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि इसमें हमारे लिए सीखने वाला क्या पॉइंट है। ऑब्वियसली 17-18 साल की उम्र में आप सामने खड़े व्यक्ति की कैपेसिटी और पोटेंशियल पे सवाल उठाने का आपका ना तो औकात है ना होना चाहिए। ना ही आपसे पूछना चाहिए कि आप डिसाइड करिए कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं हम कि एक बार को हम आपकी मंशा आपके इंटेंशन को प्योर मानते हुए समझ लेते हैं कि भाई आपको बुरा लगा, आप डिमोटिवेट हुए मेरी बात से किसी वजह से। अब मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि करंट अफेयर्स को लिख लिख के पढ़ने की आदत जो है वो आपके लिए बहुत घातक साबित होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो पूरा पेपर डिजाइन होता है क्लैड कंसोर्शियम का, वो एप्टीट्यूड के बेसिस पे डिसाइड होता है, ना कि मेमोरी के बेसिस पे डिसाइड होता है। आपको पास्ट ईयर पेपर को मैंने हजारों दफा कहा है कि 2020 से लेके 2023 तक के पास्ट ईयर पेपर्स के जीके सेक्शन को आप एक बार जरा पढ़ के देखिएगा। आपको एक चीज बहुत ही क्लियर कट दिखाई देगी कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अवेयरनेस ओरिएंटेशन के हैं, ना कि नॉलेज ओरिएंटेशन के हैं। अब यहाँ पे जरा आप सिलेबस को एक बार देखिए तो करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज का ये सिलेबस है। और जहाँ पे बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि पैसेज होगा अप टू 450 वर्ड्स। ये पैसेज जो है न्यूज, जर्नलिस्टिक सोर्सेज या नॉन फिक्शन राइटिंग से डिराइव किया जा सकता है। क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी पूछ सकते हैं। तो जब भी हमने अपनी क्लास में कभी भी किसी कंटेक्स्ट को डिस्कस किया, जब भी हमने यूएन क्लोज को डिस्कस किया, जब भी हमने इंडिया कनाडा के रिलेशंस को डिस्कस किया, जब भी हमने 2+2 को डिस्कस किया, हमने निज्जर के मर्डर को डिस्कस किया, तब हमने कहीं ना कहीं एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंफॉर्मेशन को देखा। मैंने मेरी क्लास में कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का क्रिटिसिज्म पढ़ाया। मैंने मेरी क्लास में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में इंडिपेंडेंस किस तरीके से टेक अवे की जा रही है उसके बारे में आपको बताया। मैंने आपको साथ में जब भी मैंने आपको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना, द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वाई सो वाइटल, एंड वाई द रिसेंट अमेंडमेंट्स दैट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू टेक अवे दैट। तो उसमें लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है। जब आप लॉ स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी होता है। जब भी हमने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम पढ़ी या नेशनल पेंशन सिस्टम को भी पढ़ा, तो भी हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से पूरी जुमलेबाजी चल रही है। और इसमें जब भी इंडिपेंडेंस ऑफ उसकी बात आ जाती है, आपकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के इंडिपेंडेंस की बात आ जाती है, तो वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो एक तरीके से ब्लॉट है। जजमेंट भी आपको मैंने बता दिया है सुप्रीम कोर्ट का क्या होने वाला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने वाला है। अब इससे ज्यादा सबूत मैं आपको क्या दूं, आप देखते जाइएगा ना, आप नजर रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कहने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर जब हमने बात किया तो हमने कहा कि ये कितना भी आपको बुरा लगे, सरकारी कर्मचारियों को कितना भी बुरा लगे, ये हमारे पब्लिक एक्सचेकर का बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो सेव कर रहा है, जिसको हम डिफरेंट सोशल बेनिफिट्स की जगह पे लगा सकते हैं। जब भी हमने मनरेगा के करप्शन के ऊपर डिस्कस किया या हमने क्लास में ये डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को डिसकंटिन्यू करने के बाद किस तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर और भी परिवर्तन करने की, अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, तो हमने क्या डिस्कस किया है उसमें। जो क्लैट कंसोर्शियम का सिलेबस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, किसी भी करंट अफेयर्स का लीगल इंफॉर्मेशन या नॉलेज वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा, discussed in or related to the passage but would not require any additional knowledge of the law beyond the passage। ये लॉ के सिलेबस में नहीं लिखा है, ये आप देख सकते हैं कि जीके के सिलेबस में लिखा हुआ है। तो बेटा जिसने क्लैट दिया है, जिसने लॉ किया है, वही क्लैट कंसोर्शियम को बेहतर समझता है। इस बात में डाउट मत रखिएगा कि अरे गहरे नत्थु गहरे आज के सामने कोई भी सामने खड़े होके जीके पढ़ा देना, जीके को डिलीवर कर देना, जीके के बारे में निबंध लिखवा देना, 15 पन्ने का नोट्स बनवा देना बहुत आसान काम है, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है।
मैं जब भी आपके सामने क्लास में आऊंगा तो मेरे पास 30 पन्ने का पीडीएफ होता है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि कंटेंट बनाओ, बच्चों को दे दो, क्लास में उसको डिस्कस करो, क्लास में उसको समझाओ। लास्ट माइल अप्रोच रहता है मेरा। ये बैठ के लिखता कौन है क्लास में? क्लास में तो इंटरेक्शन होना चाहिए। छोटे बच्चे हो क्या? 9-10 के बच्चे हो क्या? क्वेश्चन आंसर लिखना है तुमको? क्वेश्चन देगा, उसका 5 पॉइंट में आंसर लिखना है क्या तुमको? नहीं भाई, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन होगा, तुमको राइट कंक्लूजन तक पहुंचना रहता है। एलिमिनेशन टेक्निक आती है? पता नहीं। Each passage will be followed by a series of questions that will require you to demonstrate your answer of various aspects of current affairs and general knowledge, including but not limited to contemporary events of significance from India and the world। अब तुम जाते हो एकदम हिस्ट्री में पढ़ने, वर्ल्ड कप का पहला मैच, एशियन चैंपियनशिप कब शुरू हुई, फलाना ढिमकाना एंड ऑल ऑफ दैट। कॉन्टेम्पररी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा है, यानी कि कोई भी टॉपिक करंट अफेयर्स में जनवरी से लेके नवंबर तक में बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक रिपीट पे आया है, कॉन्टेम्पररी इवेंट हो गया। इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड लिखा है और नहीं लिखा, यानी कि कोई भी ऐसा इशू जहां पे इंडिया इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऐसे इश्यूज आपसे पूछे जाएंगे। अब भाई जिसने लॉ करा है वही बता पाएगा ना कि यहाँ पे एंड का सिग्निफिकेंस क्या है। क्लैट कंसोर्शियम सिलेबस बना रहा है तो वहां लिख सकता था सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया और द वर्ल्ड। ऐसा नहीं लिखा उसने, उसने लिखा इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो बेटा वकील को ही पता है, एक लॉ ग्रेजुएट को ही पता है कि जब क्लैट कंसोर्शियम ने सिलेबस में इंडिया एंड द वर्ल्ड लिखा है तो वो इंडिया और द वर्ल्ड नहीं हो सकता। रशिया यूक्रेन का जो पैसेज आया 2022 में, वो बेस्ट एग्जांपल है। रशिया यूक्रेन की हिस्ट्री में वो नहीं घुसे, उन्होंने रशिया यूक्रेन का पैसेज दिया बट बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन पूछा, स्पेलिंग वेलिंग पूछी थी व्लादिमीर जेलेंस्की की। उसमें गोते थोड़ी लगाने थे, टॉपिक में डीप डाइव थोड़ी करना था। आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर भी न्यूज आती है। आर्ट्स एंड कल्चर में क्या चीजें आ जाती हैं? ढोलावीरा को जब ऐड किया गया यूनेस्को की हेरिटेज साइट में, तो क्यों ऐड किया गया? होयसाला टेम्पल्स को अभी ऐड किया गया तो उनका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? राम टेम्पल जो का वर्डिक्ट आया तो राम मंदिर को कौन से स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे बनाया जा रहा है? आफ्टर ऑल यूनेस्को के अंदर अलग अलग टैंजिबल और इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस क्या हो सकते हैं? किसी भी पर्टिकुलर जगह के डांस फॉर्म को अगर इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है? सुप्रीम कोर्ट का जलाली कट्टू पे जजमेंट आया तो जलाली कट्टू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो एनिमल कंजर्वेशन से कैसे रिलेटेड है। तो ये सभी जो फॉर्मेट होता है ये आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर चला जाता है। इंटरनेशनल अफेयर्स, अब जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हो तो आप लिमिटेड हो, वो आप लिमिटेड हो इंटरनेशनल अफेयर्स पे जो कि यूनाइटेड नेशंस के अराउंड गवर्न हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। अब उसमें इंडिया एक तरीके से इन्वॉल्व्ड नहीं है डायरेक्टली, तो क्या वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्वाड का कहीं पे समिट हुआ और वहां पे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया का किसी कंट्री के साथ बायलेटरल डिस्कशन हुआ, अमेरिका के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, इजिप्ट के साथ हुआ, तो वहां पे कहीं ना कहीं मैरीटाइम रूट्स को सिक्योर करने की बात है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बनाने की बात है। जब G20 हुआ तो उसमें भी यही बात हुआ। तो ये सभी जो इश्यूज हो जाते हैं वो इंटरनेशनल अफेयर्स के हो जाते हैं और उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, एक ऐसा हिस्ट्री का एपिसोड जो आज भी प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है, ये वाला एलिमेंट जो है आपका स्टैटिक में आ सकता है। अब आप पेपर को थोड़ा सा अगर स्ट्रिक्टली एनालाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर साल जो क्लैट कंसोर्शियम ने अपना ट्रेंड है, रुख है, वो बदला है। 2020 में काफी ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी 2023 तक आते आते जीरो हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रूल्ड आउट हो चुके हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने न्यूज़पेपर को पढ़ा है या आपने इशू को क्लास में समझने की कोशिश की है और आपको उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कॉन्टेक्सुअल इंफॉर्मेशन मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपली एक छोटी सी चीज की बात करूं कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी, दोनों वर्ड को अगर हम यूज करते हैं तो क्या ये इंटरचेंजेबल है या इनका अपना अपना कोई सिग्निफिकेंस है? क्या ये ईस्ट और वेस्ट दो माइंडसेट को बता रहे हैं? क्या ये रशिया अमेरिका के दो अलग अलग माइंडसेट को बता रहे हैं? इंडिया इंडो पैसिफिक को फेवर करता है या एशिया पैसिफिक को फेवर करता है?
अब दूसरी चीज बात कर रहे हैं, जब हम G20 में आ जाते हैं, तो G20 में सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है, यूएई नहीं है। लेकिन हमने यूएई को बुलाया, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिस्कशन नहीं हो पाया, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने अनाउंस कर दिया। तो ये G20 का हिस्ट्री आपको जाना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल इवेंट बाली डिक्लेरेशन पे आप जाओगे, 1999 के डिक्लेरेशन पे आप नहीं जाओगे कि 1999 में G20 का जेनेसिस क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, या G20 टर्म पहले किसने बार कॉइन किया। ये सारी इंफॉर्मेशन क्लास 8th 9th 10th की वो जो जीके की स्कूल में किताब चलती थी, अगर आपके में पता हो, ओरिएंट लॉन्गमैन की आती थी, एक बैरी ओब्रायन का एडिशन आता था, हम लोग फन टाइम के लिए जीके पढ़ते थे। उन सब में ये सुपरलेटिव इंफॉर्मेशन और इस तरह की वाहियात और मिसलिनियस इंफॉर्मेशन फैंसीफुल लगती है। पर ये एक एग्जामिनिंग बॉडी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी। G20 का पर्पस क्या है ये जरूर पूछ सकती है। G20 यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर है कि नहीं है, या G20 डिक्लेरेशन देता है कि नहीं देता है, उसके डिक्लेरेशन बाइंडिंग होते हैं कि नहीं होते हैं, या किस तरह के इश्यूज G20 टेकअप करता है, किस तरह के इश्यूज G20 नहीं डिस्कस करता है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस में अगर इंडिया के हम इसकी बात करें, सोसाइटी की बात करें, या हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, तो 1995 में मिड डे मील स्कीम आई थी। मिड डे मील स्कीम को पीएम पोषण 2.0 में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, उसमें इंडिया ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंक को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, सिर्फ इतनी सी बात पे कि कंफ्यूजन था कि आप इंडिया को माल नरिश्ड बोल रहे हो या अंडर नरिश्ड बोल रहे हो। इंडिया खुद को अंडर नरिश्ड मानता है, और वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया को माल नरिश्ड कह रहा था। तो इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 4 6 का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 अभी स्टार्ट कर दिया गया है। और माल न्यूट्रिशन का इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप समग्र शिक्षा मिशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, आंगनवाड़ी स्कीम के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और भारत सरकार ने हंगर को मिटाने के लिए क्या क्या और इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस के अंदर आ जाता है। यानी कि अभी फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर समिट हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जब समिट की आप बात करेंगे, तो आपको उसमें एक चीज और पता चलेगी कि यार एनिग्मा कोड था एक टाइम पे, इसका जर्मन का, और उसको डिकोड कर दिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 फाइनली हमें जर्मनी के नेक्स्ट मूव्स पता चल गए, और वर्ल्ड वॉर 2 को फाइनली रोका जा सका। और वो हुआ था ब्लेचली पार्क में डिकोड। तो इस बार यूके ने ब्लेचली पार्क में अपना डिक्लेरेशन कराया, एआई का डिक्लेरेशन। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चा लोगों, मासूम मेरे बच्चे, तुमको गुमराह करना, तुमको घुमाना, तुमको टोपी पहनाना 2 घंटे की क्लास में बहुत आसान काम है। बाएं हाथ का खेल है ये। कोई भी बहुत आसानी से तुमको टोपी पहना सकता है फैंसी इंफॉर्मेशन देके। सीधा उदाहरण था, ऑपरेशन कावेरी के बारे में हम सब ने पढ़ा। बच्चे बच्चे को पता है कि ऑपरेशन कावेरी हमने कराया है सूडान के लिए, ऑपरेशन अजय हमने कराया है इसराइल के लिए, और ऑपरेशन आप बात करो समुद्र सेतु, और ये वंदे भारत हमने कोविड के दौरान कराया है। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति हमने अफगानिस्तान में कराया है, ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन में कराया है, ऑपरेशन दोस्त हमने टर्की और सीरिया में कराया है। लेकिन ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया में कराने वाली बॉडी कौन सी थी? क्या इंडियन एयरफोर्स के लोग गए, क्या इंडियन नेवी के लोग गए, क्या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लोग गए, एनडीआरएफ के लोग गए? ये सवाल आपसे क्लैट कंसोर्शियम पूछेगा। ऑपरेशन कावेरी जो हुआ वो सूडान के इवैक्यूएशन के लिए हुआ, बात सच है, बिल्कुल सही है। सूडान का कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन सूडान के कॉन्फ्लिक्ट में ये एक रेशियल कॉन्फ्लिक्ट है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें सऊदी अरेबिया का क्या रोल है, इसमें इजिप्ट का क्या रोल है, इंडिया सूडान में दगालों के साथ खड़ा है कि इंडिया सूडान में बुरहान के साथ खड़ा है, दोनों के पर्टिकुलर ट्रूस का क्या हिस्ट्री है, इस तरह की चीजें पूछ सकता है। इनफैक्ट ये भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन कावरी में इस्तेमाल होने वाला शिप कौन सा है, कौन से पोर्ट से निकला, या हमारा उस रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्टेड पार्टनर कौन सा है जिसके साथ हमारा डिफेंस पार्टनरशिप बहुत अच्छा है। ओमान के साथ है हमारा, सऊदी अरेबिया के साथ है हमारा, पोर्ट ऑफ जेद्दा से हमने पूरा ऑपरेशन कराया। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। आईएनएस सुमेधा हमने वहां पे भेजी थी। ये वाले इंफॉर्मेशन तो आपके नोट्स में मुझे नहीं लगता कि लिखे हुए हैं। तो लिख लिख के पढ़ने से कभी भी क्लैट एग्जाम नहीं निकलेगा। 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन। अभी आप ब्रेकडाउन ऑफ क्वेश्चन का देखोगे यहाँ पे, तो उन्होंने अपने सिलेबस एंड गाइड में साफ साफ देखिए ये आपके सामने बताया है कि करंट अफेयर्स एंड इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज में 25% जो पेपर है आपका करंट अफेयर्स से होता है। 28 से 32 क्वेश्चन वहां पे आपके लिए निकल के आएंगे करंट अफेयर्स से। 28 से 32।
यानी कि इसमें कितने पैसेजेस होंगे वो बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले से डिसाइडेड है। तो हर पैसेज के बाद 5 सवाल होगा ऐसा बिल्कुल मत सोच के जाइएगा। एक पैसेज के बाद 7 सवाल होंगे, ये भी हो सकता है। एक पैसेज के बाद 3 ही सवाल हो, ऐसा भी हो सकता है। 25% पेपर है करंट अफेयर्स, ओनली 25। और बतेरों टॉपिक्स हैं, हजारों टॉपिक्स हैं। तो आप सिलेबस को समझ चुके होंगे आई गेस, और आपके दिमाग में डाउट नहीं होगा। जो न्यूज़ पेपर में बेटा लोग, जैसे अब मान लो यहाँ पे ये एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ है 4 जून 2023 की, जहाँ पे बोल रहा है व्हाट आर द फ्रिक्शन पॉइंट्स ऑन एलएसी। इस तरह का न्यूज़ आ रहा है। ठीक है। अब चाइना और इंडिया के ऊपर पूरा एक पैसेज 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो इंडिया के बारे में आपको पता चलेगा कि अभी हम डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में हैं। डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये एक लॉ एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। कि जब भी हम डिसएंगेज कर रहे हैं किसी जगह से, या हम डी एस्केलेट कर रहे हैं किसी जगह से, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। क्योंकि यही जगह पे क्लैट कंसोर्शियम गेम करता है स्टूडेंट्स के साथ। और मैं अपनी क्लासेस में, क्योंकि मैं वकील हूँ, क्योंकि मुझे पता है शब्दों का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो मैं अपनी क्लास में बच्चों के साथ यही डिस्कशन करने का कोशिश करता हूँ। उनको बताने का कोशिश करता हूँ कि डिस एंगेज मतलब सामने से हटो, डिस डी एस्केलेट मतलब बंदूक नीचे करो। तो डी एस्केलेट पहला स्टेप होता है, डिस एंगेजमेंट सेकेंड स्टेप होता है। पहला स्टेप हमने कर दिया है, डिस डी एस्केलेट हम हो चुके हैं। अब हम डिस एंगेज करने की बात में आगे बढ़ रहे हैं। और उसी सिलसिले में डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल के डिस्कशंस को कमांडर लेवल टॉक्स के माध्यम से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मई 2020 में ये डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस होता क्या है। पेट्रोलिंग पॉइंट 17, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग सो, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, इस तरह के सवाल क्लैट कंसोर्शियम ने पास्ट ईयर में पूछे हैं। क्या आपकी नोट्स कॉपी में कभी ये आया है? पर मेरे पीडीएफ में है ये। आज से नहीं, जब से पढ़ा रहा हूं तब से है। इसीलिए पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। आप उस पीडीएफ से पढ़िए। आप उस पीडीएफ में, इस न्यूज में मैं यही बताना चाहता हूँ, जो प्राइमा फेसाई न्यूज आ रही है, वो 18 कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक वाज हेल्ड एट चुशु मोल्डो मीटिंग पॉइंट एट द चाइनीज साइड ऑन April 23, 2023। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, कि 23 अप्रैल 2023 को चुशुल मोल्डो पॉइंट पे 18वीं कॉर्प्स कमांडर की मुलाकात हुई। और यहाँ पे इन्होंने स्टेटस क्यो एंटे स्टैब्लिश करने की बात करी अप्रैल 2020 में। अब स्टेटस क्यो एंटे का रिस्टोरेशन की जब हम बात करते हैं, तो क्लैट कंसोर्शियम आपसे लीगल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछेगा, कि स्टेटस क्यो एंटे इज अ लीगल मैक्सिम, प्लीज एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ दिस। आप जरा सोचिए, आप खुद सोचिएगा, एक बात आपको कौन बता पाएगा, ये बात आपको कौन समझा पाएगा। स्टेटस को का मतलब होता है जैसा है वैसा रहने दो। स्टेटस को एंटे का मतलब होता है जैसा पहले था उसको वैसा कर दो, रीस्टोर बैक। स्टेटस, मेंटेन द स्टेटस को, अभी जैसा है वैसा रहने दो। स्टेटस को एंटे, जैसा पहले था लड़ाई के पहले, वैसा कर दो। तो अप्रैल मई 2020 में लड़ाई हुआ, अप्रैल 2020 में जो सिचुएशन था उसको वैसे कर दीजिए, वैसी बाउंड्री डिसाइड कर लीजिए। 31 मई 2023 को इंडिया चाइना ने 27th मीटिंग करी, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर। अब कॉप्स कमांडर लेवल, आर्मी लेवल का डिस्कशन है, लेकिन एक हमारे डिप्लोमेटिक मिशन के लेवल पे, यानी हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के लेवल पे, हमारे एम्बेसडर लेवल पे भी एक डिस्कशन चल रहा है, जिसकी 27th मीटिंग हुई। उस फॉर्मेट ऑफ टॉक को क्या कहते हैं, WMCC कहते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और फिर उसके बाद 19 कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स जो है वो भी होने वाली है, ऐसा न्यूज आया था। तो यहाँ पे ये जो पूरा पॉइंट है ना डियर, आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है। अब देखिए, ऑन द नॉर्थ बैंक चाइनीज ट्रूप्स मेड इंग्रेस फ्रॉम फिंगर 8 अप टू फिंगर 4, ब्लॉकिंग इंडियन पेट्रोल्स। इंडिया होल्ड्स इज प्लेस टिल फिंगर 4 but claims territory till finger 8 as per the alignment of the LAC. Disengagement has been undertaken there since, and buffer zones at all the 5 points continue to be in place. And there are unmanned aerial vehicles which are monitoring, as well as satellite photographs which are regularly being taken. Now, during the first phase of disengagement, both the sides had pulled back troops by equal distance from patrolling points PP-14 in the Galwan Valley and PP-15 in the Gogra and Hot Springs during the violent clashes, in which 20 Indian personnel and at least 5 on the Chinese side were dead. So, what is the strategic significance of Depsang? After all, Depsang पे इतना लड़ाई क्यों है? अब ये जो चीजें हैं डियर, ये आपको पढ़नी चाहिए। तो मैं अपने सब्सिक्वेंट क्लासेस में, वीडियोस में मैं गैप फिलिंग करने की कोशिश करूंगा।
वैसे तो मैं क्लैट पॉसिबल की फुल टाइम फैकल्टी हूँ, लेकिन अभी पॉइंट ये है कि क्लैट पॉसिबल अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत तेजी से इंगेज होना चाहता है, इंगेज हो रहा है। और उसमें मैं कहीं ना कहीं एक एसेंशियल रोल प्ले करता हूँ। तो मैं बहुत कुछ सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करता हूँ और बहुत कुछ प्रो बोनो प्रोवाइड करता हूँ। अब जैसे यही वीडियो है, ये डी फैक्टो वीडियो है, जहाँ पे एक एस्पिरेंट जो क्लैट पॉसिबल का स्टूडेंट नहीं है, वो भी ये समझेगा कि इस पर्टिकुलर क्लास में, अपने क्लैट पॉसिबल की ऑफलाइन क्लासेस में किस तरह का कंटेंट हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और किस तरीके से एक बच्चा जिसको करंट अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एक अच्छा टीचर का रोल क्या होता है बेटा, जो उंगली पकड़ पकड़ के तुमको चलाए। तुम गड्ढे में गिर जाओगे ना, तो वो उंगली तुमको छोड़ देगा। वो तुम्हारे साथ गड्ढे में गिरने को रेडी नहीं है, वो जाने देगा तुमको। तुम मुड़ के देखोगे तो पूछोगे किससे, ब्लेम किसको करोगे, सवाल किस पे उठाओगे एग्जाम वाले दिन पे। लेकिन एक पर्सन जो है वो तुमको उंगली पकड़ के चलाना नहीं चाह रहा, वो तुमको चलना सिखा रहा है। कह रहा है कि करंट अफेयर्स को ऐसे 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 पढ़ा जाता है, ये रेलेवेंट फैक्टर्स आपको उठाने हैं और आपको अखबार पढ़ना है। तो छोटे बच्चे हो तुम लोग, कोई भी तुमको काम सिंपल नहीं कठिन करके बोलता कि कठिन है थोड़ा काम, तो बिथर जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, छिपकली की तरह सपाट हो जाते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, इतना मेहनत हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों है? इतना बड़ा एग्जाम तुमने टारगेट किया है, इतने बड़े कॉलेज में तुम्हारे पढ़ने का ड्रीम है, आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस बोलते हैं उसको, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और ये बात कोई पैरामीटर नहीं हुआ कि मैं नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ाई की है, बिल्कुल भी नहीं की है, पर मैंने 7 साल लॉ पढ़ा है, 7 ईयर्स लॉ पढ़ा है। 5 साल से मैं एक ही एग्जामिनेशन के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। जब एक ही एग्जामिनेशन के बच्चों को 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने 700 से ज्यादा बच्चे पढ़ा दिए हैं। 80 से ज्यादा बच्चे मेरे मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, जो एनएलएसआईयू बैंगलोर से लेके नीचे एनएलयू शिमला तक के बच्चे हैं यहाँ पे। समझ में आया? वो उनसे पूछो जाके। जब तुम एनएलयू दिल्ली में जाओगे, तुम्हारे सीनियर्स होंगे। जब तुम नालसार में जाओगे, तुम्हारे सीनियर्स होंगे। कभी ऐसे पूछ लेना, हर्षवर्धन त्रिपाठी से करंट अफेयर्स किसने पढ़ा है। तुम डब्ल्यू बी जेएस में जाओगे, तुम एनएलएसआईयू में जाओगे, तुम राम मनोहर लोहिया में जाओगे, हिदायतुल्ला में जाओगे, तुम कहीं भी जाओगे, तुम उनसे पूछ लेना कि हर्षवर्धन त्रिपाठी से करंट अफेयर्स किसने पढ़ा है। वो जो तुमको बोलेंगे, वो होगा फीडबैक। और उस फीडबैक के बारे में मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ बेटा, कि मैं तुमको कठिन चीजें सिर्फ इसलिए बोलता हूँ करने को, क्योंकि सब कोई नहीं कर सकता है। और आपके सामने ये प्रूफ है, सिलेबस इज अ प्रूफ कि क्लैट कंसोर्शियम क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सैंपल पेपर आया, आपको रियलिटी पता चल गई होगी। आपको एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, सैंपल पेपर के 3 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लास एंड व्हाट वाज देयर इन द पीडीएफ। I think that speaks volumes about the kind of examination that you're going to face and the kind of content that I have delivered. And this is the syllabus before you. So I'm not giving any sort of justification to these kids. What I'm trying to tell you is that I'm not a misguiding force here. Stick to the plan, stick to the process, do as directed. उसको पत्थर पे लिखी इबारत की तरह सच मान के फॉलो कर लो। उसी स्ट्रैटेजी ने 30-30 नंबर लाने वालों को आज 70-75-80 मार्क्स पे पहुंचाया है। वो बच्चे कभी आके खुल के ये नहीं बोल सकते कि हर सर्किट एडवाइस से हुआ, और मैं मानूंगा भी नहीं इस चीज को, क्योंकि वो उस बच्चे की मेहनत की वजह से हुआ है। उसको रास्ता बताया, वो चल गया, उसके नंबर आ गए। एंड मैं अंधा बेट लगा रहा हूँ ऐसे बच्चों पे कि वो इस बार क्लैट निकालेंगे ही निकालेंगे। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे।